प्रोग्राम को आखिर तक देखिएगा। मैं बहुत बड़ी और तहलका अंगेज खबरें आपको देने वाला हूं। सबसे बड़ी और अहम खबर, अल्ताफ हुसैन साहब की सियासत। सन 2013 में ऑपरेशन जब कराची के अंदर शुरू हुआ, उसके बाद से जो मामला चलते रहे, उसमें एक बहुत बड़ा टर्न उस वक्त आया था कि जब सन 2015 में कुछ लोग लाहौर हाईकोर्ट गए। लाहौर हाईकोर्ट जो लोग गए थे उसमें आफ्ताब वर्क और अब्दुल्ला मालिक शामिल थे। ये वो लोग थे जो लाहौर हाईकोर्ट गए और उन्होंने ये कहा कि अल्ताफ हुसैन साहब कराची में जो तकारीर करते हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान के मुक़्तदरा हलकों के खिलाफ करते हैं, जिससे अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब होती है और ये रियासत मुखालिफ तकारीर हैं जिन पर पाबंदी आयद की जाए। हुआ ये था कि उस वक्त जो जज साहिबान मौजूद थे उन्होंने एक नोटिस जारी किया और उन्होंने बल्कि एक हुक्म जारी किया जिसके मुताबिक अल्ताफ हुसैन साहब की तस्वीर और उनके बयान को नशर कर उनका नाम लेने पर पाबंदी आयद कर दी गई। और ये पाबंदी आयद वैसे तो हुई थी सितंबर 2015 में, लेकिन जो अब खबर आई थी उसमें ये अगस्त का लिखा हुआ था। लेकिन खैर इस मामले को आगे देखते हैं। इसमें अहम जो बात थी, इसमें जो बड़ी अहम बात थी, इसमें अब्दुल्ला मालिक और आफ्ताब वर्क ने जिसको सेकंड पार्टी करार दिया था वो था डॉक्टर फारूक सत्तार साहब। यानी कि फारूक सत्तार साहब इस केस में खास तौर पर उनको शामिल किया गया था। लेकिन हुआ कुछ यूं, अगर आपको मेरी बात का यकीन ना आए तो आप लाहौर हाईकोर्ट की वेबसाइट पर जाइए और केस नंबर लिखिए 238197। मैं फिर बता रहा हूं आपको, आप केस नंबर लिखिए 238197 8.809-W-16। जब आप ये लिखेंगे तो आपको इस केस की बहुत सारी तफसीलात सामने आ जाएगी। मैं आपको जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ देने वाला हूं वो ये है कि इस हवाले से पहले यानी कि पिछले साल के 2024 के अक्टूबर में इस हवाले से समाअत हुई थी। जो समाअत हुई थी उसमें 3 जज साहिबान मौजूद थे, जिसमें से एक जज साहब ने इनकार कर दिया था कि वो इसकी समाअत में नहीं बैठ सकते। उसके बाद से, लेकिन उससे पहले भी कुछ हुआ था और वो ये हुआ था कि जब 2015 में ये पाबंदी आयद की और पेमरा ने नोटिस जारी किया तो आसमा जहांगीर साहिबा ने इस केस को लिया था। लेकिन आसमा जहांगीर साहिबा का बाद में इंतकाल हो गया और फिर पूरे एक साल के बाद 22 अगस्त 2016 का वाकया रोनुमा हुआ था, जिसमें एमक्यूएम पाकिस्तान डॉक्टर फारूक सत्तार साहब ने अपने आप को अलहदा कर लिया था और फिर एमक्यूएम का जो लंदन का फैक्टर है वो अलग और एमक्यूएम पाकिस्तान अलग हो गई थी। अब इस केस में 2 बड़ी अहम बातें थी। सबसे अहम नुकता यह था कि अल्ताफ हुसैन साहब के इस केस में इन पर पाबंदी के हवाले से जो सेकंड पार्टी थी वो डॉक्टर फारूक सत्तार थी और डॉक्टर फारूक सत्तार ही अब एमक्यूएम से अलग हो गए थे, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब से अलग हो गए थे। तो अब इसकी समाप्त या इसके बारे में इसके पीछे जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। उसके बाद यह हुआ कि आसमा जहांगीर साहिबा का भी इंतकाल हो गया, तो ये मामला पेंडिंग का शिकार रहा। फिर उसके बाद एमक्यूएम लंदन की तरफ से, उनके मुख्तलिफ कारकुनान की तरफ से कराची के अंदर, सिंध हाई कोर्ट के अंदर दरख्वास्तें दी जाने लगी, लेकिन उसकी कोई आगे की तरफ पेशरफ नहीं हो सकी और अक्सर बाद में जिन्होंने दरख्वास्तें दी थी उन्होंने दरख्वास्तें भी वापस ले ली। इसी तरीके का मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी रहा। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट में पिछले साल जब इमरान खान पर पाबंदी आयद हुई थी और उसके बाद एक बाकायदा बोर्ड बना था, एक बेंच बना था, तो उसमें एमक्यूएम के वकला वहां पर गए थे लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई थी, जिसमें आफ्ताब बकाई वगैरह शामिल थे। अब इस केस में हुई नई पेशरफ्त और 19 तारीख को इस हवाले से एक नई पेशरफ्त हुई और इसमें हुआ यह कि तीन जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने इस केस की समाअत की। जब इस केस की समाअत की तो हैरत अंगेज तौर पर इस हवाले से, क्योंकि वहां पर उस वक्त एमक्यूएम के वकला मौजूद नहीं थे, यानी कि अल्ताफ हुसैन साहब के वकला मौजूद नहीं थे। डॉक्टर फारूक सत्तार साहब वैसे ही अपने आप को अलहदा कर चुके हैं, मतलब अलहदा क्या कर चुके हैं, लेकिन वो पार्टी थे लेकिन उन्हें उसमें अब वो जाते ही नहीं है। अब वो जाते ही नहीं तो ज़ाहिर है उसकी इसके बारे में उनसे पूछा भी नहीं जाता। हुआ ये कि वहां पर समाअत हुई तो दोनों तरफ के वकला गायब थे। अब दोनों तरफ के जब वकला गायब थे कि और ये केस इतना पुराना हो चुका है कि अब उसमें वकला भी रहे नहीं रहे वाली बात हो गई और उसमें कुछ वकला तो ऐसे हैं कि जो अब तहरीक इंसाफ में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहे हैं, तो जो तहरीक इंसाफ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं वो अपने ज़ाहिर इन बातों में एक अलग बहस हो चुकी है। लेकिन हुआ ये कि जब ये केस की समाअत हुई तो केस की समाअत में कहा गया कि जनाब अल्ताफ हुसैन साहब पर यह पाबंदी आयद है। तो वहां पर उन्होंने कहा, जो मुद्दई थे उन्होंने कहा कि देखिए इस पाबंदी की वजह से वहां पर अमन व अमान कायम हो
चुका है। तो उस वक्त जज साहिबा ने ये कहा कि जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट है, उन्होंने ये कहा कि भाई इस हवाले से बाकी पार्टीज का इन सबको बुलाया जाए और इनको सुना जाए। और इस हवाले से इन्होंने अटॉर्नी जनरल को और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस भिजवा दिए कि वो आकर इस हवाले से बताएं। अब इसमें जो नई तारीख दी गई है, जो बड़ी और हैरत अंगेज और जो बड़ी खबर है, वो खबर है कि 23 अप्रैल यानी कि 23 अप्रैल सन 2025 की नई तारीख दी गई है इस मुकदमे के हवाले से। जब ये खबर आई तो उसके बाद से एमक्यूएम लंदन ने अपनी भरपूर तैयारियां शुरू कर दी। अब तक उनके वकला, ज़ाहिर है उस वक्त तक इसकी समाअत नहीं हो पा रही थी, वकला पहुंच नहीं पा रहे थे। अब 2-3 बड़ी बातें इसमें आई है। सबसे पहली बात यह कि क्या इस तरीके से एकदम से इसकी समाअत का हो जाना और खुद एमक्यूएम लंदन को इस बारे में नामालूम होना और एकदम से समाअत होकर बाकायदा नोटिस जारी कर देना, क्या इस बात के शवाहिद आगे की तरफ बढ़ रहे हैं कि क्या एमक्यूएम लंदन के हवाले से कोर्ट अब जरा संजीदगी का मुजाहरा करेगी और 1 महीने बाद की ही फौरन तारीख दे देना इस मामले को किस तरफ इशारा कर रही है और ये क्या जाहिर कर रही है? एक अहम नुक्ता और एक अहम बात है, क्योंकि 10 साल के बाद अब दोनों जानिब के वकला मौजूद नहीं है। अब दोनों जानिब के वकला अपनी तैयारी करेंगे और फिर इसकी समाअत होगी। क्या इसकी समाअत रोज की बुनियाद पर हो सकेगी या नहीं हो सकेगी? लेकिन इस खबर के आने के बाद बहुत सारे सवाल शुरू हो गए। एमक्यूएम लंदन खास तौर पर अगर आप कुछ अरसे से देखिए तो इतनी उनके पास ज़ाहिर है कोई पॉलिटिकल इवेंट इतना बड़ा मौजूद नहीं था और यही बात कही जा रही थी कि जनाब उनके मामले का फैसला हो नहीं पा रहा है, ना सिंध हाई कोर्ट से, ना इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, ना सुप्रीम कोर्ट से, ना ही लाहौर हाई कोर्ट से। अब 10 साल के बाद एकदम से इस बात का सामने आना और इस केस का खुल जाना खुद एमक्यूएम लंदन के लिए एक बहुत बड़ा इशारा था और एमक्यूएम लंदन ने फौरी तौर पर इस पर अपने पूरे सोशल मीडिया को एक्टिव किया। और आप ये देखिए कि 24 घंटों के अंदर अंदर, बल्कि 10 से 12 घंटों के अंदर अंदर आपको सोशल मीडिया पर बाकायदा उनकी मूवमेंट तेज होती हुई नजर आई है। लेकिन एक बड़ा अहम नुक्ता यह कि क्या इससे क्या उम्मीदें इन्हें वाबस्ता होगी और क्या वाकई में इस केस की समाअत रोज की बुनियाद पर, अभी तो 1 महीने की तारीख दी है, 1 महीने की तारीख के बाद अब देखना यह है कि एमक्यूएम अपना कौन सा एक मजबूत वकील खड़ा करती है। और खास तौर पे क्योंकि ये पंजाब है, लाहौर है और वहां पर उस वक्त आसमा जहांगीर इस केस को देखा करती थी, क्या एमक्यूएम इसी तरह का कोई बड़ा वकील लाहौर के अंदर उतारेगी और जिस तरीके से आसमा जहांगीर फाउंडेशन है क्या वो उस तरफ जाएगी और वहीं से कोई अपना वकील लेगी या फिर कराची से वकला जाएंगे? मेरी इतलात ये मिल रही है, मेरी जो जादूगरनी इतलात ये बता रही है कि एमक्यूएम लंदन इस बारे में कोशिश कर रही है कि पंजाब से ही कोई बड़ा नाम उन्हें इस हवाले से उनकी समाअत करे, उनके वहां पर उनकी तरफ से पेश हो। एक बड़ी बात है। और डॉक्टर फारूक सत्तार क्योंकि इस केस में शामिल थे, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को भी मेरा ख्याल से शायद इस हवाले से नोटिस जाएगा, लेकिन डॉक्टर फारूक सत्तार साहब इस केस से अपने आप को दूर रखेंगे और कहेंगे भाई अब हमारा तो इस मामले से पूरे से लेना देना है नहीं। तो अब देखते हैं डॉक्टर फारूक सत्तार इस हवाले से क्या करते हैं, वहां से एमक्यूएम लंदन कौन से वकील को अपने सामने उतारती है। ये एक बहुत बड़ा सवाल होगा, क्योंकि जितना मजबूत वकील वहां पर मौजूद होगा उतने ही मजबूत दलाइल के साथ और इतनी जल्दी तारीख पर तारीख मिलेगी और फिर उसके बाद नोटिस जारी होंगे। इस वक्त ये ज़ाहिर एक बहुत हॉट इशू और एमक्यूएम की सियासत का, एमक्यूएम की सियासत का, चाहे उसमें एमक्यूएम पाकिस्तान हो या चाहे एमक्यूएम लंदन हो, उनकी तमाम की सियासत का बहुत बड़ा दारोमदार इस वक्त इस केस पर था और जो पाबंदी लगी थी उसके बाद से सारा सिलसिला शुरू हुआ था। तो अब ये इस केस के समाअत होना, क्या ये अब आगे चलकर मजीद पोस्टपोन होगी या जिस तरह पहले से तारीख पर तारीख मिलती थी या हो जाएगी, ये सब कुछ देखना होगा। और इसके लिए एमक्यूएम लंदन एक भरपूर तैयारी कर रही है और वो इस हवाले से मेरे पास जादूगरनी ने इतलात दी है कि वो एक बहुत ताकतवर वकील वहाँ खड़ा करना चाहती हैं कि ताकि इसकी समाअत अब डिले पर डिले ना हो, वहाँ पर इस पर मजबूत दलाइल हो सके और इस केस को दोबारा से सुनकर इस पर जल्द से जल्द फैसला हो सके। एमक्यूएम लंदन इस बारे में भी कोशिश कर रही है कि जिस वकील से भी कहा जाए उसे कहा जाए कि वो इस बात की कोशिश करे कि इसकी समाअत डेली बुनियादों पर हो सके। अब ये सारी सूरत हाल यहां पर मौजूद है। इस हवाले से मजीद एक और पार्ट है खबर का, वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूं, लेकिन एक और सिलसिला भी शुरू हुआ ये कि कराची शहर में गिरफ्तारियों के में तेज़ी आ चुकी है और ये गिरफ्तारियां जो हो रही हैं वो ख़ास तौर पर उन तमाम लोगों के हवाले से हो रही है कि जो कि जिन्होंने पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से कुछ ऐसी गुफ्तगू की है कि जो कि मुनासिब नहीं है। मैं आपको फिर लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो कि मुनासिब
नहीं है। अब उस पर सहाफ़ी हो या तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखने वाले मुख्तलिफ एक्टिविस्ट हों या फिर दीगर लोग हों या मुख्तलिफ और ऐसे कॉम्प्रस्त लोग हों कि जिन्होंने इस्टाब्लिशमेंट के हवाले से या पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से या पाकिस्तान की सालमियत के हवाले से कुछ मुनासिब अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए। इस वक्त FIA बहुत ज़्यादा एक्टिव है और पिछले दिनों आपको इल्म में होगा, हमने इस पर बात भी की थी कि फरहान मलिक जो कि रफ्तार के एडिटर हैं, उन्हें हमारा इख्तलाफ उनके साथ हो सकता है, कई मामलात में हमारा उनका इख्तलाफ है, लेकिन खबर ये थी कि उन्हें FIA ने बुलाया और उसके बाद उन्हें हिरासत में रखा। सुबह तक उनके हवाले से कोई FIR और कोई डिटेल्स मौजूद नहीं थी। अब इतला ये आई है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक साबिक सेक्रेटरी हैं फौजिया सिद्दीकी साहिबा, उन्हें FIA ने हिरासत में लिया है और इस वक्त FIA ख़ास तौर पर पीका कानून के इतलाक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रही है। जो इतलात हम तक पहुँच रही है वो जिन जिन लोगों ने भी इस हवाले से गुफ्तगू की, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की रियासत और पाकिस्तान के रियासती इदारों के हवाले से और जिनकी शिकायतें मौजूद हैं, उन सब के ख़िलाफ़ पीका के हवाले से सख्त कार्रवाइयाँ हो रही हैं और फौजिया सिद्दीकी की गिरफ्तारी भी इसी ज़मरे में आती है। अब मैं ये आपको इसलिए खबर दे रहा हूँ क्योंकि ये खबरें बहुत तेज़ी के साथ आपको आएगी। अच्छा, कल आपके इल्म में होगा कि कल तहरीक इंसाफ ने कराची में अपना पावर शो भी किया है। कोई इतनी ज़्यादा बड़ी तादाद नहीं थी, लेकिन अलबत्ता उन्होंने कल कराची शहर के अंदर एक रैली निकाली, प्रेस क्लब से निकली थी ये रैली और मुख्तलिफ जगहों पर उन्होंने ट्रेवल किया था। तो कल ये भी एक बड़ी खबर आई थी कि कराची शहर में, और आज जो है वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने अपना एक बड़ा शो किया है और जो फ़लस्तीन में इस वक्त सारा सिलसिला चल रहा है उस हवाले से तहरीक लब्बैक ने भी एक अपना बड़ा पावरफुल शो किया है। लेकिन अब इससे आगे की बड़ी खबर ये आ रही है कि अब 21 रमज़ानुल मुबारक के जब कभी भी आता है और ख़ास तौर पर ऐसे त्यौहार या ऐसे दिन आते हैं कि जो बड़ी अहमियत के हामिल होते हैं, 21 रमज़ानुल मुबारक ख़ास तौर पर जब आखिरी अशरा शुरू होता है और उसी वक्त हज़रत अली की यौम शहादत का दिन होता है, उसी से एक दिन पहले या एक आध दिन में ही जो है वो शहर में हालात ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। आखिर कौन से ऐसे लोग हैं जो शहर में हालात ख़राब करते हैं? रात का ये इतला आई कि साबिक सिपाही साहबा यानी साबका सिपाही साहबा और आजकल जो अपने आप को अहले सुन्नत वल जमात कहते हैं, उनके ज़िला साउथ के सेक्रेटरी जनरल कारी मोहम्मद रमज़ान पर फायरिंग की गई और उसके बाद बड़े सख्त बयानात का सिलसिला शुरू हुआ। गुज़िश्ता रोज़ यानी कि इस हवाले से एक इतलात सामने आना शुरू हुई, ये एक बड़ी खबर शहर के हवाले से आना शुरू हुई। लेकिन अब उसके साथ साथ जो है अब देखना ये पड़ेगा कि ख़ास इवेंट्स पर कौन लोग ऐसे हैं कि जो ये सारे मामलात को हिटअप कर देते हैं और उसके बाद जो इस तरह के दिन होते हैं वो बड़े ही टेंस इन्वायरमेंट में गुजरते हैं। हुकूमत का काम है, रियासत का काम है कि बहरहाल इस हवाले से कार्रवाई करे। एक और बड़ी खबर जो आई, एक मामला जो सामने आ रहा है वो आ रहा है कामरान टेसोरी साहब का। कामरान टेसोरी साहब और PTI के अब जो है वो आमने सामने नज़र आ रही है। पिछले दिनों कामरान टेसोरी साहब ज़ाहिर हर रोज़ सहरी में जाते हैं, मुख्तलिफ बयानात देते हैं, ख़ास लोगों को वो बुलाते हैं। कल भी वो इस तरह का उनका इवेंट था, उस पर यह हुआ कि कामरान टेसोरी साहब ने कहा कि जनाब इमरान खान साहब जेल में इसलिए क्योंकि उन्होंने 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएँ ली हैं और 1 करोड़ लोगों की बद्दुआएँ इसलिए ली हैं उन्होंने क्योंकि उन्होंने वादा किया था कि वो 1 करोड़ लोगों को रोज़गार देंगे। उन्होंने 1 करोड़ लोगों को रोजगार नहीं दिया तो उनकी बद्दुआएं उनको लग रही है। उस पर आज तहरीक इंसाफ फट पड़ी और तहरीक इंसाफ के सिंध के जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उन्होंने जो है वो कामरान टेसोरी साहब पर काफ़ी तनकीद करना शुरू की है। अब वो ज़ाहिर एक मोर्चा तो खुलना था ना, जहाँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक मोर्चा उनकी तरफ से खुला हुआ है, एक तरफ जो है वो PTI एक बड़ा मोर्चा खुला हुआ है। एक मामला ये था। एक और बड़ी खबर मैं आपको देता हूँ। पिछले दिनों हमने खबर दी थी, बल्कि सबने खबर दी थी कि अमीनुल हक साहब जो कि MQM पाकिस्तान के रहनुमा हैं, उन्होंने ये बयान दिया था कि जनाब हुकूमत हमारी बात नहीं मान रही, हम हुकूमत से आज़ाद रहकर जाने का सोचेंगे और राब्ता कमेटी का इजलास होगा। अच्छा, उसके बाद हुआ ये कि उसी रात को मुझे मालूम नहीं था लेकिन मैं इस खबर में था कि जनाब क्या बातचीत हुई, फिर जो इकबाल हसन साहब थे उनसे क्या बात हुई, क्या मामला, एहसान इकबाल साहब से क्या मामलात हुए, क्या बातचीत हुई, तो मैं उस खबर में था। तो MQM की एक बड़ी जादूगरनी, मैं नाम नहीं ले सकता लेकिन बहरहाल एक बहुत बड़े रहनुमा MQM के, मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा भाई क्या हुआ, ये क्या मामलात हुए, क्या आपने बात की? मुझे मालूम तो था बहुत सारी बातें। तो उन्होंने मुझे एक खबर दी, उन्होंने मुझे कहा यार एक मैं लिंक भेज रहा हूँ, ज़रा चेक करो। अच्छा, मैंने जब वो लिंक चेक किया तो वो लिंक उसी दिन का था कि जिस दिन अमीनुल हक साहब ने स्टेटमेंट दिया था कि हम हुकूमत से अलहदा हो रहे हैं। अब जरा गौर से बात सुनिएगा, MQM वो जमात तस्वुर की जाती है जो अपनी मरकजी क़यादत की मर्जी के बगैर कोई बयान नहीं देती।
हुआ ये कि अमीनुल हक का ज़ाहिर है ये बयान आया, पूरे टीवी चैनल्स के अंदर हेडलाइंस थी। दोपहर को 1 बजे से ये बयान फ्लैश हुआ और शाम तक पाकिस्तान के हर टीवी चैनल, हर जगह पर ये खबर थी कि जनाब अमीनुल हक ने जो है वो एमक्यूएम ने धमकी दे दी कि वो अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो ये मामला होगा। रात के वक्त बड़े मुस्तफ़ा कमाल साहब वज़ीर भी हैं, एमक्यूएम के बड़े रहनुमा भी, वो खुद कहते हैं, वो खुद से कहते हैं, सही है ना, और उनका अपना एक असर रसूख भी है। रात को वो डॉन टीवी चैनल के शो में बैठे। अच्छा, ये मुझे खबर कौन दे रहा है? एमक्यूएम पाकिस्तान के ही एक बड़े रहनुमा दे रहे। ज़रा इस खबर को चेक करो। अच्छा, हमने चेक की। अब उसमें ये हुआ कि जो एंकर थे उन्होंने पूछा मुस्तफ़ा कमाल साहब से कि अमीनुल हक साहब ने धमकी दी है, तो वो हंसे और तंजिया हंसे। उन्होंने कहा, हैं, कब दिए, कैसे दिए, किसने दिए? मतलब उसको बड़ी हैरत हुई और उनकी बातों से, उनके तंज और उनकी मुस्कुराहट से बात पता चल रही थी कि उन्हें मालूम है, लेकिन वो बिल्कुल ही अनजान बनकर तंज करना चाहते हैं। और फिर वो कहते हैं कि अमीनुल हक ने जाती बुनियाद पर कोई बयान दिया होगा, पार्टी पॉलिसी नहीं है और अभी तो ऐसे हालात ही नहीं है, और मुझे तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बताया ही नहीं है, मुझे बोला ही नहीं है। अच्छा, हैरत अंगेज बात बता रहा हूं, और वो पूरा इस पर तंज कर रहे हैं, भाई ये जाती मामलात होंगे। क्या एमक्यूएम में अमीनुल हक 1988 में भी जब बेनजीर भुट्टो से मुलाकात हुई थी ना, जब मुज़ाकरात हुए, उस वक्त भी अमीनुल हक थे। और अमीनुल हक इतना पक्का खिलाड़ी है कि वो हर जगह से होते हुए आए हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट से, यानी कि जिसे हकीक कहा जाता है, वहाँ से पूरा सफ़र तय करते हुए वो आए और माफिया मांग मांग कर। आपको ये लगता है कि अमीनुल हक जो है वो बगैर अपनी पार्टी पॉलिसी के और खालिद मकबूल की मर्जी के बगैर कह देंगे? और मुस्तफ़ा कमाल साहब को इस बात का अंदाज़ा ही नहीं होगा 10 घंटे गुजरने के बावजूद भी क्या बयान जारी, और वो टीवी चैनल में बैठे हुए, तो तंजिया कहते हैं। तो दर हकीकत ये बात बता रही है, और वो कहते हैं कि जनाब इस वक्त तो ज़रूरत ही नहीं थी ये सारे मामला करने की। ये इशारा कर रहा है कि सब कुछ ठीक नहीं है। अब ये सब कुछ ठीक नहीं है, मैंने कहा, मैंने जब ये वीडियो देख ली तो मैंने उसी एमक्यूएम के रहनुमा को दोबारा फ़ोन किया। मैंने कहा, मैंने देख ली, ये तो तंज कर रहे हैं और ये तो उसी दिन की खबर है। तो उन्होंने कहा कि फिर अगले दिन क्या हुआ? मैंने कहा, क्या हुआ अगले दिन? मैंने उनको कहा कि अगले दिन ये हुआ कि 4 लोगों के साथ वीडियो लिंक पर जो है वो गुफ्तगू हुई अमीनुल हक की और सॉरी एहसन इकबाल साहब की, और उन्होंने कहा कि हाँ भाई हम आपके मामला देख लेंगे। कह रहा है तो वो 4 लोग जब बैठे थे तो उसमें किस किस के नाम आए? मैंने कहा, नाम आए खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, अमीनुल हक और अनीस जावेद शायद, और मुस्तफ़ा कमाल और ख्वाजा इजहारुल हसन। कह रहा भाई ये सब वहाँ पार्लियामेंट लॉजेस में ही थे। उसी वक्त कॉल आई थी और उस वक्त कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया था कि आखिर मुस्तफ़ा कमाल साहब ने ऐसी गुफ्तगू क्यों की है। तो मैंने कहा, अब क्या नतीजा है? कह रहा भाई इख्तलाफ बदस्तूर बरकरार हैं, सब अपना अपना खेल खेल रहे हैं, और पॉलिसी में वाज़ेह इख्तलाफ के साथ साथ ओपनली टीवी चैनल पर आकर अपने इख्तलाफात को जाहिर करने का ये बेहतरीन तरीका था, और अपने इख्तलाफात को उन्होंने जाहिर किया कि जनाब हमारे साथ तो वही मामला हैं। इसका मतलब यह है कि ताहाल जो पार्टी के अंदर मामला चल रहे हैं वो स्मूथ नहीं है।